ऑल राइट, रेडियो सिटी से मैं हूं सिटी का कड़क लौंडा यानी कि ईशान, और इस वक्त मेरे साथ हैं बेहद खूबसूरत गायनोकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर महिमा उपाध्याय। वेलकम है मैम आपका रेडियो सिटी पर। थैंक यू सो मच। सो मैम, आजकल देखा जाए तो बांझपन की जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, बांझपन डेफिनेटली अभी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को बढ़ रहा है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मल्टीपल फैक्टर्स हम इसके लिए बोल सकते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आजकल लेट एज मैरिजेस हो गई हैं। लोग देर से शादी करते हैं, थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, उसके बाद भी अपना प्रेगनेंसी प्लान करने में थोड़ा टाइम और लेते हैं ना। प्रेगनेंसी प्लान करने का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मोस्टली अगर आप देखें आजकल तो 30+ एज में ही शादियां हो रही हैं, जबकि जो बेस्ट रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं, वो 20 to 30 ईयर्स के बीच में होते हैं। तो आपकी शादी ही आप 30 ईयर्स के बाद कर रहे हैं, आपने रिप्रोडक्टिव एज को मोस्टली क्रॉस करके कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी भी लेट प्लान कर रहे हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है। इसके अलावा आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि फर्टिलिटी कम हो गई है, हमारा डाइट जो है वो उतना अच्छा नहीं है, स्ट्रेस लाइफ में बहुत इंक्लूड हो गया है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनसे वही मैं कहना चाह रहा था कि आजकल लोग करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलता अपनी पढ़ाई करते करते कि कब हम लेट 30s में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम ड्यूरिंग जब भी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर कोई भी आप मतलब हर चीज़ को लेके आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है। जैसे क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हो गई हैं, पहले कोई भी चीज़ें होती थी, कोई भी स्ट्रेस हुआ घर में लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। अब लोग इतनी ज़्यादा मतलब आप कभी भी देखेंगे जैसे सुसाइडल टेंडेंसीज़ वगैरह भी बढ़ रही हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि अब लोग बहुत ही अकेला महसूस करने लगे हैं। अपनी चीज़ों को लोग जल्दी आसपास के लोगों से या फैमिली से या फ्रेंड से डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो सब स्ट्रेस इंक्लूड होती है, और ये सारी स्ट्रेस भी आपकी इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जो कंसेप्शन के लिए, कंसीव करने के लिए ओवरीज यानी कि अंडेदानी एंड ये जितने भी जर्म सेल्स होती हैं, ये बहुत सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो स्ट्रेस से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, पेस्टिसाइड्स, डाइट, इन सब से बहुत जल्दी अफेक्ट होती हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव सेल्स हैं। इसलिए अगर आप देखें तो ओवेरियन एजिंग मतलब कि पहले क्या होता था कि 20 साल की अगर कोई लड़की है तो उसमें 20 से 30 साल की लड़की में बहुत अच्छे आपको एग्स यानी कि अगर हम कहें कि ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा होता था। अगर अब आप वही 20 साल की लड़की में रिजर्व दिखेंगे तो वो 30 ईयर्स का हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो आप सोचिए कि 20 साल की उम्र में आपकी जो ओवरीज की जो एज है वो 30 ईयर्स की हो गई ऑलरेडी। फिर आपने प्रेगनेंसी भी लेट प्लान किया, शादी भी लेट किया, तो इनफर्टिलिटी तो ऑलरेडी पहले से ही आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट ही हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन सब बातों पर अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो फिर डेफिनेटली इसको हम क्योर कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे पहले ये भी होता था कि लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों की बच्चे नहीं होते थे तो वो अडॉप्ट कर लेते थे। या फिर बहुत टाइम बाद भी आप ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिनके बच्चे ही नहीं हुए होते हैं, तो लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी। तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग अवेयर भी हैं तो इनफर्टिलिटी आपकी डायग्नोज भी हो रही है, और इसलिए भी जो मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर की क्लिनिक पर बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता चल मतलब जो भी कपल है जिनको बेबी नहीं आ रहा वो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता कि घर पे बैठे रहें। इसलिए भी हमें थोड़ा इनडायरेक्टली लगता है कि इनफर्टिलिटी अभी बढ़ गई है। ऐसे में अगर जिन लोगों को वाकई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से ट्रीटमेंट ले सकते हैं? क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? यस, देखिए सबसे पहले पेशेंट खुद अवेयर हो कि वो इनफर्टिलिटी मतलब अब उसको है, अब ना उसको डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप बिना किसी प्रोटेक्शन के ऑलमोस्ट 1 ईयर तक आप ट्राई कर रहे हैं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोज इनफर्टिलिटी, जो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आप 1 साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने गुड डेज भी आपको पता है या नहीं भी पता है, बट स्टिल आप कोई प्रोटेक्शंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टिल आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही हो गया पता करने का। आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचिए। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो किसी को मतलब जिसमें जो कंसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें ओवरीज अच्छी होना चाहिए, एग्स प्रॉपर नंबर होना चाहिए, ओव्यूलेशन होना चाहिए यानी कि एग की एक प्रॉपर साइज़ होती है वो बनना चाहिए, उसका रप्चर होना चाहिए, स्पर्म्स अच्छा होना चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, तो स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स का नंबर, ये सब ठीक होना चाहिए।
ट्यूब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें फीमेल्स में, तो वो ट्यूब्स खुली हुई होनी चाहिए। यूट्रस ठीक होना चाहिए। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं जिसमें यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज होती हैं। ये तीनों हेल्दी होना चाहिए, स्पर्म्स हेल्दी होना चाहिए। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे मल्टीपल चीज़ें पूछेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, और कुछ टेस्ट करने के बारे में। दे विल अंडरस्टैंड कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है जी। उसके बाद दे विल मेक अ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट फॉर यू। तो मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो उसको ठीक किया जाएगा। अगर फीमेल्स का कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूब्स अगर बंद हैं, तो हो सकता है कुछ लैप्रोस्कोपिक जैसा आपको कुछ करना पड़े। अगर सिर्फ एग्स का प्रॉब्लम है तो कभी कभी थोड़ी सी मेडिसिन या इंजेक्शंस आपके ऊपर काम कर सकते हैं। या फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम IUI कहते हैं, वो डॉक्टर आपके लिए डिसाइड कर सकता है। और अगर कुछ भी काम नहीं करेगा तो कई बार IVF के लिए भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सो बहुत हम IVF के बारे में सुनते हैं, आपने भी IVF का नाम लिया, तो एक्चुअली में IVF है क्या? हाँ, IVF एक इन विट्रो, यानी कि एक इन विट्रो का मतलब है कि जो प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होता है, जिसको हम इन विवो कहते हैं, उसको आप बाहर कर रहे हैं, है ना। तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम IVF का मतलब होता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर एग्स और स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं, जो बेसिकली आपकी ट्यूब्स में करते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में। तो वो प्रोसेस किसी वजह से जब आपकी बॉडी में नहीं हो पा रहा है तो हम उसको लैब में कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। तो कुछ लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम भी देते हैं, क्योंकि हमने वो ट्यूब का वर्ड यूज़ किया कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया है। लेकिन तो जब इस प्रोसेस को आपने बॉडी के बाहर किया तो इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक बहुत सिंपल सी सोचने में बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, पर एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। इसमें हम जो फीमेल पार्टनर है उसके एग्स को डेवलप करते हैं। उसके एग्स को बनाने के बाद में जब वो एक प्रॉपर साइज़ के हो जाते हैं तब हम उसको एक प्रोसीजर जिसको हम ओवम पिकअप कहते हैं, उसके थ्रू हम उनको रिट्रीव करते हैं, उनकी बॉडी से बाहर निकालते हैं, और फिर उस एग्स को हम लैब में लेकर जाते हैं। और स्पर्म्स सेम टाइम पर हम अपने हस्बैंड के, उनके मेल पार्टनर के स्पर्म्स को लेके और इनको फर्टिलाइज करते हैं लैब में, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने कहा। फिर बेबी को वहाँ ग्रो किया जाता है 4 to 5 डेज़ के लिए, और फिर उसके बाद उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो IVF की किन किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है? हाँ, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि डॉक्टर आपका पहले प्रॉपर डायग्नोज करेंगे, आपको इवैल्यूएट करेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। लेकिन कुछ इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें माइनर जो ट्रीटमेंट है वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें एब्सोल्युटली आपके पास सिर्फ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF का ही ऑप्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर ट्यूब्स में ही होना है। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फिर आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ही कराना पड़ेगा। या फिर अगर बहुत सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, मेल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं स्पर्म्स में, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक वजह होती है, वो सीवियर PCOS है, किसी भी कंडीशन में अच्छी क्वालिटी ऑफ एग्स नहीं बन पाती है, या एंडोमेट्रियोसिस भी एक कंडीशन है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा चिपक जाती हैं आपस में और वो सारा एनाटमी डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें भी हमें IVF की मदद लेनी पड़ती है। कई बार एडवांस्ड मैटरनल एज में भी हमें IVF करना पड़ता है। ओके, सो IVF प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स हैं, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग IVF का नाम सुनते ही डर जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये एक्चुअली बाहर से अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आजकल IVF के बारे में लोग बात करने लगे हैं, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बात होने पर भी क्या होता है कि मिथ्स भी क्रिएट होते हैं। अवेयरनेस डेफिनेटली हो रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ में जब उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो मिथ्स भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। तो जैसे ही कोई पेशेंट आते हैं, अगर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको IVF करना पड़ेगा, तो पेशेंट तो सबसे पहले डर जाना है कि भाई ये IVF क्यों होगा, मतलब दे आर थिंकिंग कि कुछ आर्टिफिशियल बेबी क्रिएट किया जाएगा जो उनका अपना नहीं होगा। अच्छा। तो ये एक तो सबसे बड़ा मिथ है। ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही है, जिसमें हम आपके ही एग्स और आपके ही स्पर्म्स को यूज़ कर रहे हैं अनटिल अनलेस कुछ ग्रॉस फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हैं। तो इसमें बस इतना ही पार्ट, जैसे मैंने समझाया ऑलरेडी, कि आपके ही एग्स और स्पर्म्स को यूज़ करके हम बस बेबी, छोटा बेबी एम्ब्रियोज बाहर क्रिएट कर रहे हैं, जो बाद में आपकी बॉडी के अंदर रखा जाएगा। तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही है। इसके अलावा दूसरा सवाल होता है लोगों को कि बेड रेस्ट
मतलब किसी ने बोल दिया है कि अब तो 9 महीने बेड से उठना ही नहीं है। तो ये बहुत पेशेंट इसको लेकर डरे होते हैं कि हम तो अकेले रहते हैं, कैसे होगा, मुझे तो काम भी करना होता है, मैं 9 महीने बेड पर नहीं रह सकती। तो ये मिथ है, बेड पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ कैरी कर सकते हो। एब्सोल्युटली। जो कुछ प्रेगनेंसीज नॉर्मल प्रेगनेंसीज भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उसी तरह से कुछ आईवीएफ प्रेगनेंसीज भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ आईवीएफ आपका हुआ है इस वजह से आपको बेड पे रहने की ज़रूरत नहीं है जी। तीसरा, एक बहुत लोगों में होता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी हुआ है तो सारी प्रेगनेंसी आपको इंजेक्शंस लगने वाले हैं, मतलब आपको पूरे 9 मंथ्स बहुत हैवी इंजेक्शंस लगेंगे, बहुत ट्रीटमेंट हाई लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ हार्मोन्स आपको सपोर्ट बाहर से देते हैं, उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे ही ये ग्रो करता है। तो इस तरह के मिथ्स हैं। तो बेसिकली नॉर्मल प्रेगनेंसी में और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो शुरू का डेवलपमेंट है वो हम लैब में कर रहे हैं, उसके बाद बाकी का बच्चा आपकी ही बॉडी में ग्रो कर रहा है। आईवीएफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, नहीं, अगर वो देखा जाए तो। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है तो ऐसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन होने का वही रेट है। अगर आपकी आईवीएफ की ही वजह कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें साथ में आपको बीपी भी है, शुगर भी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो तो नेचुरल में भी हो सकता है, तो आईवीएफ में भी हो सकता है। अदरवाइज बोथ आर सेम। आजकल हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है एग फ्रीजिंग वाला। सेलिब्रिटीज को लेकर भी हम सुनते हैं कि भाई उन्होंने एग फ्रीज करवाए थे। सो ये क्या है एग फ्रीजिंग और एम्ब्रॉय फ्रीजिंग? आई थिंक एम्ब्रॉय फ्रीजिंग राइट वर्ड मैं बोल रहा हूँ। सो इन दोनों में क्या फर्क है और दोनों क्या हैं ये? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बल्कि ये मुझे लगता है कि हमें इसको और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, बिकॉज इनफर्टिलिटी ऑलरेडी कॉमन हो रही है। और जो ओवेरियन एजिंग की मैं आपसे बात कर रही थी कि 20 साल की उम्र में 30 साल की ओवरीज हमें देखने को मिल रही हैं, तो एग फ्रीजिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको करियर प्लान करना है, किसी भी तरह से आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो थोड़ा ब्रेक तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। एज ए मदर भी आप चाहोगे कि आप बेबी के साथ टाइम स्पेंड करो, और अगर आप क्वालिटी टाइम नहीं दे पाओगे तो आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करोगे। तो उस केस में आप अपने डॉक्टर के पास जाके, अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाके उनको ऐसा बोल सकते हैं कि मैम मैं अपने एग्स अभी फ्रीज करना चाहती हूँ। तो उस केस में हम आईवीएफ का आधा प्रोसेस उसमें करते हैं, जैसे आपके एग्स को बना के और उनको फ्रीज करके रख सकते हैं। तो फ्रीज करने के बाद जब भी आप मैरिज करते हैं और आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के स्पर्म्स के साथ में हम उन एग्स को वापस रिट्रीव करके और बेबी आपका बना सकते हैं। बाकी का प्रोसेस बाद में कैरी कर सकते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग में ये डिफरेंस है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और उसके बाद फिर आप अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डेफर करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके हम एम्ब्रियोज बना सकते हैं। हमने एग्स भी रिट्रीव किए, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स भी लिए और एम्ब्रियोज को बना के फ्रीज कर दिया। फिर जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो आप कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपने 20 इयर्स में अपने एग्स फ्रीज कराए या 25 इयर्स में कराए, पर आपको शादी करना है या बेबी प्लान करना है 30 to 35 इयर्स में, तो उस वक्त आपके पास जो बेबी है वो आपकी 25 इयर्स वाली एज का है जी। मतलब उसमें जो हमने एग्स जो यूज़ किए हैं वो आपकी उस एज के यूज़ किए हैं जब आप 20 to 25 इयर्स के थे। तो अच्छी क्वालिटी होने की वजह से अच्छे प्रेगनेंसी आउटकम्स होंगे, और दूसरा उसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। शादी के बाद तो फिर भी लोग फ्रीजिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन शादी से पहले मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर लोग धीरे धीरे लोगों की जो मेंटालिटी है वो अब डेवलप हो रही है, उस चीज़ को नॉर्मलाइज तरीके से ले रहे हैं। बट बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ठीक है अभी से ये सब कराने की क्या जरूरत है। हाँ, तो उनके लिए यही मैसेज है कि अभी से ही कराने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप 5 साल बाद जब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं अपना एग फ्रीज करा लूं, तो हो सकता है कि उस वक्त आपकी जो क्वालिटी ऑफ एग्स है वो हमें उतनी अच्छी ना मिले, उतने नंबर ऑफ एग्स ना मिले। जो ओवेरियन रिजर्व होता है वो एवरी 6 मंथ्स डिक्लाइन कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर आप जैसे अभी आप सोच रहे हैं और उसके 6 महीने बाद आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ एग्स में हमें डिफरेंस मिलेगा। जो लेट मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हैं कि भाई अभी तो हमें अपना करियर सेट करना है, उनके लिए ज्यादा जरूरी है ये। बिल्कुल, उनको एग फ्रीजिंग कराना चाहिए। ओके मैम, सो जो लोग आपसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो कहाँ पर विजिट कर सकते हैं अपने आगरा में? हाँ, मेरा क्लिनिक है द गायनी एंड फर्टिलिटी क्लिनिक है, शांति मधुबन प्लाजा में है, फर्स्ट फ्लोर पे, दिल्ली गेट आगरा में ही है। तो आप कभी भी अगर किसी को जरूरत है तो वहाँ मिल सकते हैं मुझे। एंड थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली।
और आप देखते रहिए, जो भी आपको सवाल दिल दिमाग मन में आ रहे हैं आप कमेंट में भी टाइप करके आप पूछ सकते हो। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए और देखते रहिए रेडियो सिटी, रग रग में आगरा सिटी।